नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। यूपी में चुनाव हो रहे हैं मगर माहौल साइलेंट है क्योंकि अभी रैलियां करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में पार्टियां अपने अपने दफ्तरों में ज्वाइनिंग कराकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी और बसपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आखिर यूपी में दल बदल के ये रुझान क्या कहते हैं? साइलेंट चुनाव में किसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ने पुकारा। हाँ, जो भ्रष्टाचार मिटाए, सबको इंसाफ दिलाए, खुशहाल बने जनजीवन, ऐसा अभियान चलाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब तक साइलेंट है। ना रैलियां हैं, ना रोड शो, ना जनसभाओं में उमड़ी भीड़ के बीच नेताओं की गरज बरस। मगर चुनाव तो फिर भी चुनाव है। ऊंट किस करवट बैठेगा, पलड़ा किसका भारी होगा, पब्लिक का मूड क्या है, इस बार के यूपी इलेक्शन के पहले रुझान समझने हो तो पार्टी के दफ्तरों पर नजर दौड़ानी होगी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, संकेत वहीं से मिलेंगे। आखिर सवाल परसेप्शन का जो है। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। 85 तो पूरा का पूरा है ही, 15 में बंटवारा है। हताश निराश समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह हिंसा और धमकी पर की भाषा पर उतर आई है। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। जब तक चुनाव आयोग ने यूपी में रैलियों और सभाओं, रोड शो और नुक्कड़ पर रोक लगा रखी है, तब तक इलेक्शन का रुझान पार्टियों के ऑफिस से मिल रहा है, जिनका हम बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। नेताओं की आमद है, रवानगी है, पाला बदल रहा है, एंट्री है और कयास भी है। आदरणीय सलेम सिंह जी, पिछले दिनों बीजेपी सरकार के 3 मंत्री और कई विधायकों ने पलटी मारी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसे अखिलेश का बीजेपी को धोबी पाट दांव कहा गया। तो अब बारी है बीजेपी की। चर्चाएं गर्म है कि इस बार बीजेपी डायरेक्ट अखिलेश की फैमिली पर अटैक करने वाली है। अखिलेश ने अगर पार्टी और बीजेपी सरकार में सेंध लगाई है तो बीजेपी इसका बदला यादव फैमिली में टूट से लेने वाली है। खबरें गर्म है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। लखनऊ का चुनावी पारा इस अटकल पर हाई है। लखनऊ के सियासी महकमों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं। अपर्णा यादव साल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी, जिसके बाद यादव परिवार में या यूं कहें कि यादव खानदान में लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आई और अपर्णा कई बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बात कहती भी खुलेआम सुनी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने एक तरीके का स्पॉइलर का काम किया, लेकिन कभी भी फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में जब अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में तोड़ फोड़ की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्लान यही था कि वो कैसे मुलायम के कुनबे में एक बड़ी सेन लगाएंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मोहरा बनेंगी या फिर नहीं। अपर्णा यादव पर सस्पेंस के बीच आज समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश, पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। घनश्याम लोधी एक ओबीसी समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी से 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं। वो रामपुर जिले से आते हैं। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और 2 बार समाजवादी पार्टी से एमएलसी रह चुके हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। वहीं एक जमाने में मायावती के खास रहने वाले पूर्व आईएएस ने
मोहनलालगंज से अपनी हुंकार भरी थी और वो मोहनलालगंज सीट से मात्र 530 वोट से चुनाव हारे थे। मुमकिन है कि वो इस बार फिर से मोहनलालगंज से कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बीजेपी के इस पलटवार के पीछे एक बड़ी कोशिश अपने हक में एक नया नैरेटिव गढ़ने की है। पिछले कुछ दिनों के दौरान योगी सरकार के 3 ओबीसी मंत्रियों ने पार्टी छोड़ दी थी। विधायकों ने भी पाला बदल लिया था। अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के ओबीसी और बीएसपी के दलित नेताओं को अपने साथ जोड़कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि मौका परस्त नेता भले ही बीजेपी छोड़ रहे हो, लेकिन अभी भी पिछड़े और दलित समुदाय के वोटर और लीडर दोनों ही उनके साथ हैं। जो लोग गुमराह करते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं, मात्र एक दल है राजनीतिक दल आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व जो गरीबों की खुशहाली के लिए मरते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और राज्य में आदरणीय योगी जी के आने के बाद मुसहर, वनटांगिया, थारू जैसे लोगों को राजस्व गांव में भी नहीं जोड़ पाते थे, आज भी उनको पक्का मकान देने का काम किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया। असीम अरुण ने पहले ही सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया था। आज उन्होंने औपचारिक रूप से कमल के सिंबल को अपने गले का हार बनाया। असीम अरुण को बीजेपी कन्नौज से अपना उम्मीदवार बना सकती है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनावी माहौल है, सब इधर उधर जा रहे हैं, आपने भी वीआरएस ले लिया है, लंबा टाइम नौकरी का बचा हुआ था, क्या प्रभावित किया है सर बीजेपी में जो अचानक आपने बीजेपी का दामन थामा? जिन मूल्यों पर मैंने काम किया, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाए, ईमानदारी से काम करो, पूरी विशेषज्ञता विकसित करो, मेहनत करो, शिष्ट व्यवहार रखो, ये ऐसे मूल्य हैं जो कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को विकसित करने के लिए इन पे कार्य करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया, मुझे एक कल्पना दी, उस पर मैंने विचार किया और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पार्टी में औपचारिक रूप से ज्वाइन कराया गया है। अब मैं पार्टी के साथ काम करूंगा। रहने वाले आप कन्नौज के हैं, पार्टी ने कुछ असेसमेंट किया होगा या आपको कुछ कहा होगा कि टिकट आपको कहां से दे रहे हैं, आप कहां से चाहते हैं? मैं पार्टी में बहुत लंबे समय के लिए हूं, एक दूसरे करियर के रूप में हूं। ये समय उतार चढ़ाव वाला होगा, अलग अलग तरह के टास्क मिलेंगे। जो टास्क मुझे पार्टी देगी मैं उसको पूरा करूंगा। पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही है हर तरफ, आप भी एक बड़ा चेहरा दलित के तौर पे माने जा रहे हैं, तो किस तरीके से कमांड करेंगे बीजेपी में और कैसा रोल रहेगा? जी, दलित समाज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत बहुत सारे दलित समाज के भाई बहन, मेरे जैसे लोग, उनको लाभ मिला और उनकी समृद्धि हुई, उनको सार्वजनिक पद मिले। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो हमसे कतार में थोड़े से पीछे हैं। मोदी जी ने जो विकास का मॉडल दिया है भारत को, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है। तो सभी के लिए जो योजनाएं आप देखें बनाई गई हैं और लागू की गई हैं, जिसमें पारदर्शिता लाई गई है, करप्शन को ख़त्म किया गया है, तो उसका लाभ सबको मिला है और विशेषकर उसमें दलित वंचितों को लाभ मिला है क्योंकि पात्रता उनकी सबसे ज़्यादा थी। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर थे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने पुलिस सेवा से वीआरएस लिया। वो यूपी एटीएस के आईजी भी रह चुके हैं। इससे पहले असीम अरुण एसपीजी में रहते हुए मनमोहन सिंह की सुरक्षा में थे। वो यूपी के कई जिलों में एसपी, एसएसपी रहे थे। असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण यूपी के डीजीपी रहे थे। असीम अरुण के पार्टी में शामिल होने को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। पार्टी का कहना है कि ये फर्क है उसके और समाजवादी पार्टी के बीच का। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल।
आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ऑफिसर के तौर पर असीम अरुण के कामकाज पर सवाल भी उठे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के वक्त बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम किया। वर्दी में रहते हुए भी वो एक पार्टी के नेता की तरफ बिहेव कर रहे थे। दो बात कह रहे थे ना भाई, अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरुण अलग चीज है। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करो। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोलें तो उनके मुंह पे चिपका देना। अखिलेश यादव ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असीम अरुण और बीजेपी पर हमला बोला, वो एक खास मकसद से बुलाई गई थी। असल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और बड़े ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के मौके पर हुई थी। दारा सिंह चौहान आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्य बने और उन्होंने मंच से बीजेपी के चुनाव हार जाने की भविष्यवाणी भी की। कहा कि बीजेपी सरकार में पिछड़ों और कमजोर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जिनके साथ सदियों से खिलवाड़ होता आया है, जिनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज जिस तरीके से नौजवान जो पिछड़े समाज के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के लोग, आप लोग भी मीडिया के साथ ही जानते हैं, जिस तरीके से कैबिनेट में चर्चा हो रही थी, ये पिछड़े समाज के लड़के जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, सारे लोगों को स्कॉलरशिप तो मिलती है, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी स्कॉलरशिप को पूरी तरीके से बंद करके आने वाले दिन में इस शिक्षा से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, आज नौजवान और छात्र खड़ा हो गया है, चाहे किसी समाज का हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आने वाले दिन में माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम लोग साजिश करें। मैंने कहना चाहता हूं, ये मेरा केवल पार्टी में आना नहीं, ये तो मेरा पुराना घर है। हम पुराने घर में रह करके जिस तरीके से हम कहते थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह को जिसने कभी ने झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम सिंह है। उसी मुलायम सिंह की विरासत की बुनियाद पर खड़े होकर के जो नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल करके भारी बहुमत से, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा 400 सीट का, शायद गफलत में मत रहिएगा। जिस तरीके से मैंने कहा 85 तो पूरा का पूरा है ही, 15 में बंटवारा है और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार पिछड़ा और दलित विरोधी है। यूपी चुनाव से पहले ये नैरेटिव अखिलेश यादव को सूट करता है, इसीलिए उन्होंने दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। दारा सिंह चौहान लोनिया या नोनिया जाति से आते हैं। दारा सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर में बैठे थे अखिलेश यादव के साथ, बसपा समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दारा सिंह चौहान जी, पिछड़ों को राजनीति करने के लिए पिछड़े नेताओं को हर तरफ ही अब घसीटने की कोशिश की जा रही है। घसीटने का सवाल ही न, घसीटने वाला ये समाज है, लेकिन ये कि जिसके साथ ये पिछड़ा समाज रहता है, पूरे शिद्दत के साथ ईमानदारी से रहता है। आपने देखा हुआ था 2017 के चुनाव में एक पिछड़े समाज के लोग का बड़ा हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस भरोसे के साथ था कि आने वाले दिन में हमें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन 5 साल तक एक एक दिन करके इंतज़ार करता रहा, क्योंकि बार बार लोग सवाल करते हैं कि 5 साल आपने वो किया,
अगर 3 साल पहले 2 साल पहले हमने निर्णय लिया होता तो आप ही की मीडिया से खबर आती कि अरे भाई 5 साल की सरकार होती, आप पहले क्यों निर्णय ले लिए, 5 साल का इंतजार करना चाहिए। इसलिए 5 साल तक हमने इंतजार किया। जिस तरीके से पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हुई है, आपने देखा कि टीचर की भर्ती में किस तरीके से जो सड़कों पे जो लाठी खा रहे थे, क्या हुआ, ये तो सारे सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। इस तो गवर्नमेंट ने भी माना कि पिछड़े के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए सारे लोग आज नौजवान हैं, सड़कों पे जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं, किसी जाति का है, उसमें अगड़ा है, पिछड़ा, अकल, ये सर समाज के लोग हैं, सारे लोग दुखी हैं। सपा में गारंटी मिली है कि पिछड़ों की पूछ होगी? सपा में गारंटी मिली है कि पिछड़ों की पूछ होगी? नहीं, पिछड़ों की पूछ होगी। जिस तरीके से अखिलेश का विजन, मैं तो बधाई मैंने मंच पे भी दिया, आज भी कहता हूँ कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से पेड़ पौधों जानवरों की गिनती हो रही है, तो पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। दारा सिंह चौहान योगी सरकार में वन मंत्री थे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार से इस्तीफा दिया था। 2 दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था तो बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। और इसी वजह से जब आज दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो ये कार्यक्रम काफी लो एफर्ट तरीके से रखा गया। ये पूरा कार्यक्रम इस तरीके से रखा गया कि पार्टी के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही पूरा कार्यक्रम हो गया और ये कोशिश की गई कि इस बार किसी भी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन न होने पाए। दारा सिंह चौहान का पार्टी में स्वागत करने के लिए अखिलेश यादव मौजूद थे। हालांकि उन्होंने अपनी बात इस संक्षिप्त कार्यक्रम के बारे में सफाई देने से शुरू की। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी में आना अखिलेश यादव का ओबीसी जातियों का रेनबो कोएलिशन बनाने की कोशिशों की ही एक कड़ी है। असल में समाजवादी पार्टी एक यादव डोमिनेटेड ओबीसी पार्टी रही है, लेकिन अगर हम यूपी के कुल ओबीसी जातियों पर नजर डालें तो यादव अगर 21% से ज्यादा है तो 7.5% के साथ दूसरे नंबर पर कुर्मी वोटर है। इसके साथ लोध जाति के करीब 5% मतदाता है तो गणरिया और निषाद जातियों की आबादी 4% से अधिक है। तेली, कुम्हार, कहार, कुशवाहा और नाई जातियों के वोट 3% से अधिक है तो राजभर और गुर्जर जातियों के वोट भी 2% से ज्यादा है। ये छोटे छोटे वोट बैंक अपने साथ जोड़कर ही बीजेपी ने 2017 में ओबीसी वोटों की बम्पर फसल काटी थी और 2017 के ओबीसी वोटों की बात करें तो बीजेपी को 47% वोट मिले थे तो समाजवादी पार्टी को 29% और बीएसपी को 9% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को हमेशा एक यादव डोमिनेटेड पार्टी के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि ओबीसी की दूसरी जातियों ने हमेशा दूसरी पार्टियों में अपनी गुंजाइश को तलाशा है। यही वजह है कि कुर्मी वोट के लिहाज से अगर देखा जाए तो सोनेलाल पटेल एक बड़े नेता हुआ करते थे जो कुर्मी वोट को बहुजन समाज पार्टी में लाने का काम करते थे। इसी तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा ने कुशवाहा वोट में जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बनाई और बहुजन समाज पार्टी को इससे जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वहीं अगर बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की तो मौर्य वोट को भी अपने पक्ष में लाना और बहुजन समाज पार्टी के लिए उनको मोबिलाइज करने का काम हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि गैर यादव ओबीसी वोट्स को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना, क्योंकि ये सारे वोट्स एक समय में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में इन वोटों को अपनी ओर लाना और समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाना अखिलेश यादव के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती है। दारा सिंह चौहान के पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर अखिलेश यादव ने अन्य ओबीसी जातियों को भरोसा दिया कि उनके निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसी मांग को वो इस बार पूरी तवज्जो देंगे। देखिए, अभी हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। घोषणा पत्र में बहुत सारी बिंदु ये सब शामिल होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जनता की सेवा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और जहां तक आज हमारा चौहान समाज इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है पार्टी से, उनके तमाम ऐसे सवाल हैं
तमाम ऐसे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनको भी हक और सम्मान मिले, उस पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और जहां बड़े बड़े सवाल हैं प्राइवेट को, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उससे जागरूक हो गए। केवल यही नहीं है, आप स्ट्रेटेजी देखिए, पहली सूची आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज्यादा हम पिछड़ों को सीट दे रहे। अरे इस बार पिछड़े सब जागे हुए लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू करके अखिलेश यादव हर दिन एक बीजेपी नेता को अपने साथ जोड़ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान, फिर योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। इसके अलावा अवतार सिंह भडाना और बाला प्रसाद अवस्थी ने भी बीजेपी छोड़ दी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो सही समय आने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए चुनाव का ऐलान होने के बाद ही बीजेपी नेताओं के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोले। लेकिन अब उनके पास जगह नहीं बची है, वो बीजेपी के और नेताओं को मौका नहीं दे सकते। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए हैं, डैमेज कंट्रोल में चले गए तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लाइन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। जिस वक्त अखिलेश अपने पार्टी दफ्तर में बैठकर बीजेपी पर अटैक कर रहे थे, उस वक्त उनकी पार्टी के एक लीडर रचना सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा था। रचना सिंह कानपुर के बेल्हौर से ताल्लुक रखती हैं, समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की मेंबर हैं। उन्होंने अपना ये प्रमोशनल वीडियो बनाया है। इस वीडियो में सियासी विरोधियों के बारे में आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। फूट डालो दुश्मनों को, काट डालो इन को, आज अपने खून से हम धोएंगे। फूट डालो दुश्मनों को, काट डालो इन को। रचना सिंह के इस वीडियो पर बीजेपी ने फौरन ऐतराज जताया। कहा यह सौहार्द बिगाड़ने वाला वीडियो है, समाजवादी पार्टी पर फौरन एक्शन होना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। यूपी बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि समाजवादी पार्टी बदली नहीं, वैसी की वैसी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स और नेताओं को लेकर डायरेक्ट अटैक किया। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को तो बीजेपी ने ही गोरखपुर वापस भेज दिया है। इससे यूपी की जनता का काम और भी आसान हो गया है। लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं।
और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। जाहिर है चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप की ये शिद्दत, ये तुर्शी अभी और बढ़ने वाली है। अभी तो चुनाव में रैलियों पर रोक है, साइलेंट वोट है। जैसे जैसे इलेक्शन का काफिला आगे बढ़ेगा, नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने के लिए बयानों की तलखी भी बढ़ने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।